अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक है वो है राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब यहाँ पे देखो, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है बेसिकली उसके पास कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होती है। जैसा मैंने अभी बताया, मैंने क्या कहा कि जो होल्डर होता है, ठीक है, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर ड्यू कोर्स। तो जो होल्डर ड्यू कोर्स होता है उसके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं होल्डर के कंपेरिजन में। तो ये जो एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं, वो क्या है वही यहाँ पे मैं डिस्कस करना है। तो यहाँ पे लिखा है द होल्डर इन ड्यू कोर्स एंजॉयस अ सर्टेन प्रिविलेज्ड पोजीशन। वो कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज पोजीशन है ना, जो बेनिफिट जो है वो उठाता है। अब वो कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो यहाँ पे डिस्कस है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है डिफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर एलिमिनेटेड। क्या लिखा है? डिफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर एलिमिनेटेड। ही गेट्स अ गुड टाइटल टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से समझना, ही गेट्स अ गुड टाइटल, इसे गुड टाइटल मिलेगा। किसे? जो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है। कब मिलेगा? इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। इट मे बी पॉसिबल जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल भले डिफेक्टिव हो, फिर भी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उससे गुड टाइटल मिलेगा। कब? प्रोवाइडेड ही टेक्स इट इन अ गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी। यानी कि जो हमारा तीन कंडीशन है, ठीक है, कौन कौन सा तीन कंडीशन है? पहला क्या है? कंसिडरेशन। ध्यान से समझना, पहला क्या है? कंसिडरेशन। दूसरा क्या है? बिफोर मैच्योरिटी। और तीसरा क्या है? गुड फेथ। अगर ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, अगर तुमने गुड फेथ में लिया है, बिफोर मैच्योरिटी लिया है और कंसिडरेशन देके लिया है, तो अगर मान लो जिस पर्सन ने तुम्हें दिया था भले उसका टाइटल डिफेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास राइट है कि तुम वहां से उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख सकते हो और जो भी चीजें हैं वो तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरे में क्या बोला है? अनऑथराइज्ड एक्ट्स ऑफ एन एजेंट मे बी वैलिड। अब देखो इसमें क्या लिखा है? अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ एन एजेंट मे बी वैलिड। अगर मान लो कि जो तुम्हारा एजेंट है उसने कोई ऐसा काम किया जो वो ऑथराइज्ड नहीं था, फिर भी वैलिड बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इवन इफ द एजेंट होल्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कलेक्शन ओनली। मान लो कि तुम्हारा कोई एजेंट था, तुमने उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया था, दे दिया था, लेकिन क्यों दिया था? सिर्फ कलेक्शन करने के लिए दिया था कि जाके भाई पैसे वसूल लेना। एंड एक्ट्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, और अपने पावर के बियॉन्ड काम करता है, यानी जो उसको अथॉरिटी मिली है उसके बियॉन्ड काम करता है। क्या काम किया उसने? ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू समवन, किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर। ध्यान से समझना, ट्रांसफर्स the instrument to someone who takes the instrument after due compliance of all the condition of holder in due course। लेकिन जिस पर्सन को मिला, ठीक है, जिस भी पर्सन को उसने ट्रांसफर किया है उसने जो भी चीजें जरूरी थी, क्या लिखा है देखो, आफ्टर ड्यू कंप्लायंस ऑफ ऑल कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस को उसने फुलफिल किया था। कौन से कंडीशंस को फुलफिल किया था उसने? जो हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स के कंडीशंस है, यानी इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करके उसने बहुत सही तरीके से वो डॉक्यूमेंट जो था, इंस्ट्रूमेंट था, उसको ले लिया था। द लेटर कैन स्टिल रिकवर, यानी बाद में वो जो जिसने रिसीव किया है वो रिकवर्स कर सकता है द अमाउंट मेंशन in the instrument. The party called upon to pay cannot take a plea that the agent exceeded his authority। और जो पार्टी है, जिस पार्टी को पे करना है, वो इस बात से प्ली नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये बात बोलेगा, केस करेगा कि भाई उसको तो अथॉरिटी ही नहीं दिया था मैंने। लेकिन अगर तुमने सारी चीजों को कंप्लायंस, यानी सारी चीजों को फॉलो किया है, जो भी कंडीशंस है, तो ऐसे केसेस में तुम सारे पैसे रिकवर कर सकते हो और सामने वाली जो पार्टी है वो अपने आप को बचाने के लिए भाग नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड है गुड टाइटल इन एन इक्वेट इन स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इन इक्वेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आधा अधूरा है, ध्यान से समझना कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो क्या है, आधा अधूरा है। आधा अधूरा का मतलब क्या हुआ? इफ द इंस्ट्रूमेंट originally is an inchoate stamped instrument and the holder completes the instrument for a sum greater than what was intended by the maker but not exceeding the amount। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, द अमाउंट कवर बाय द स्टैम्प। मैं इसको यहाँ पे एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं। जैसे कि मान लो एक मिस्टर ए था और एक था मिस्टर बी,
ठीक है, एक मिस्टर ए था और एक था मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ इंस्ट्रूमेंट लिखा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था, और हम लोगों ने पढ़ा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें एक स्टैंप लगाना होता है। याद होगा मैंने बताया था कि हम लोगों को रेवेन्यू स्टैंप लगाना होता है, और जो वो रेवेन्यू स्टैंप लगाया था, मान लो वो 2000 वैल्यू का लगवाया था। ठीक है, मतलब कि इस बिल में अगर जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2000 की अमाउंट लिख देता हूं तो वो वैलिड माना जाएगा, कि स्टैंप है उतने तक की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या था, अब ध्यान से समझना, सिचुएशन ये था कि जो मिस्टर ए है मिस्टर बी को सिर्फ 1200 रुपए ही देने वाला था। कितने रुपए देने वाला था? 1200 रुपए ही देने वाला था। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, जब मिस्टर बी के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहुंचा तो उसने क्या कर दिया, उस बिल के अंदर 1500 रुपए लिख दिया। ध्यान से समझना, उस बिल में कितना लिख दिया है? 1500 रुपए लिख दिया है। तो अभी क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या इस पर्सन को 1500 रुपए मिलेंगे? क्या ये पर्सन जो है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, उससे कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं? तो ध्यान से समझो, जो स्टैंप है वो स्टैंप क्या बोलता है कि भाई 2000 तक अलाउड है। स्टैंप क्या बोलता है? 2000 तक अलाउड है। और इसने कितना लिखा? 1500 रुपए लिखा है। तो इसका मतलब एज पर द स्टैंप तो इसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। भले मिस्टर ए बी को भी 1500 रुपए देने वाला था, सॉरी 1200 रुपए देने वाला था, लेकिन अगर यही जो इंस्ट्रूमेंट है बी ने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, यानी सी को, और ये जो थर्ड पार्टी सी है उसे मिस्टर बी 1500 रुपए पे करने वाला था, और इसी वजह से इसने धोखे से उस बिल में 1500 रुपए लिख के मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया। तो जो मिस्टर सी है ये आपका बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जब मिस्टर सी जाता है पैसे लेने के लिए, ये बोलता है मैं तो 1200 रुपए ही बोला था, मैं 1200 रुपए ही दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका राइट खत्म हो गया। उसमें अगर 1500 रुपए लिखा है और जो स्टैंप तुमने लगाया है वो ये बात बोलता है कि हाँ मैं दे दूंगा, क्योंकि स्टैंप कितने तक का अलाउ है? 2000 रुपए तक का अलाउ था। ठीक है, इट मींस तुम बच नहीं सकते हो। तो यही बात यहां पर बोला है। क्या बोला है? इफ द इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली इज एन इनक्वाइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट एंड द होल्डर, ध्यान से समझना, एंड द होल्डर completes the instrument for sum greater than what was intended by the maker। देखो उसने ज्यादा पैसे उसमें लिख दिए हैं intended by the maker but not exceeding the amount covered by the stamp। लेकिन जो स्टैंप था उसमें जितना अमाउंट कवर हो रहा था उससे ज्यादा नहीं लिखा है। द होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल। तो ऐसे केसेस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा उसे सही टाइटल मिलेगा। वो इसको यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकता है कि भाई मैं तो 1200 रुपए ही देने वाला हूँ। हाँ, बाद में वो बी के साथ जो करना चाहे वो कर सकता है, वो उसका मैटर है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी उससे मिस्टर सी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एवरी प्रायर पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल thereon to a holder in due course until the instrument is duly satisfied। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी एक डॉक्यूमेंट में यानी किसी एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो सभी के ऊपर केस कर सकता है, यानी सभी लोग उसके लिए लायबल होंगे जब तक वो पैसे उसको पे नहीं हो जाते, यानी मिल नहीं जाते। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए है मिस्टर और यहाँ पे बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, फिर मिस्टर बी ने वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया, फिर मिस्टर सी ने वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर डी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और मिस्टर डी ने वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ई को ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो मिस्टर ई है, ठीक है, जब तक इसके पैसे इसको नहीं मिल जाते, ठीक है, जब तक इसको पेमेंट नहीं हो जाता, ध्यान से समझना, जब तक इसको पेमेंट नहीं मिल जाता, ये जितने भी पार्टीज हैं ऊपर ए बी सी डी, ये सब के सब लायबल होंगे इसके लिए। ठीक है, यही पॉइंट यहां पे लिखा है, ऑल द पार्टी आर लायबल, सॉरी देखो लिखा लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी जितने भी प्रायर पार्टीज हैं वो सबके सब लायबल होंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे सेक्शन में बोलता है, यह सेक्शन नंबर 36। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला है कैन फाइल अ सूट इन हिज ओन नेम। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, ठीक है,
होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो अपने नाम पर केस कर सकता है। अब देखो इसमें लिखा है द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टीज लायबल टू पे इन हिज ओन नेम। तो ये तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो अपने नाम पर उन लोगों के ऊपर केस कर सकता है, यानी जो प्रायर पार्टीज हैं उनके ऊपर वो केस कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। अब इस बात को ध्यान से समझना कि अगर मान लो तुमने किसी फिक्टिशियस नाम पर अगर बिल बना दिया है तब क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा। तो यहां पे देखते एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से समझना, एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल एक्सचेंज ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम का मतलब होता है कोई नकली नाम, ऐसा नाम जो इस नाम का इंसान है ही नहीं। एंड पेबल टू द ड्रॉवर्स ऑर्डर, ध्यान से समझना, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसे नाम का बिल एक्सेप्ट किया है जो है ही नहीं, राइट, एंड पेबल टू द ड्रॉवर्स ऑर्डर इज नॉट बाय रीजन दैट सच नेम इज फिक्टिशियस, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि ऐसा नाम फिक्टिशियस है, रिलीव्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस तो सिर्फ इसलिए वो रिलीव नहीं हो जाएगा कि भाई इस नाम का तो कोई पर्सन ही नहीं है तो मतलब मुझे पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी। claiming under an endorsement by the same hand as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer। तो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो मिस्टर ए था और एक मिस्टर बी था, एक मिस्टर ए था और एक मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था, ठीक है, एक बिल ड्रॉ किया था और जो बिल था वो नाम था मान लो सोले, ठीक है, जो बिल ड्रॉ किया था उसमें नाम लिखा हुआ था सोले और सोले नाम का कोई पर्सन है ही नहीं। तो मिस्टर बी ने खुशी खुशी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान से समझना, मिस्टर बी ने खुशी खुशी क्या कर लिया, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में हुआ क्या कि जो ये मिस्टर ए है उसने क्या किया, ये जो बिल है, मान लो ये बिल दे दिया था उसने पुनीत को, ठीक है, उसने क्या किया, ये बिल जो है वो ट्रांसफर कर दिया पुनीत को। तो अब ऐसे केसेस में ये जो पर्सन है पुनीत वो क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि इसके पास बिल आ गया और जो कंडीशन है वो उसने सेटिस्फाई कर दिया था। तो मिस्टर जो बी है वो इस बात को बोल के ना नहीं कह सकता है कि जब भाई बिल बना था तो उसमें सोले लिखा हुआ था और ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं तो मैं पेमेंट क्यों करूं किसी को। तो याद रखना है कि अगर इन केस ऐसा होता है कि फिक्टिशियस नाम पे बिल बनता है लेकिन वो किसी को ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे किसी पर्सन को जो बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके पास सारे राइट्स अवेलेबल हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होता है और मिस्टर जो बी है वो लायबल होगा मिस्टर ये पुनीत के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट है ये हमारा, कि अगर बिल फिक्टिशियस नाम पे ड्रॉ किया है तो। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और लिखा है, द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल कैन नॉट पुट अप अ डिफेंस दैट द ड्रॉवी ऑफ द बिल इज फिक्टिशियस। तो ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई जो ड्रॉवी है वो फिक्टिशियस नाम वाला है, इस बात से लेके वो बच नहीं सकता है, ओके। तो जो अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद अगला है अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट। अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या है, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट, मान लो कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या खो गया है, और हैज बीन ऑब्टेन्ड from any maker, acceptor or holder thereof by means of an offense, ठीक है, या वो खो गया था या तुमने किसी भी पर्सन से, चाहे वो मेकर हो चाहे एक्सेप्टर हो चाहे होल्डर हो, तुमने कुछ गलत तरीके से मिला है तुम्हें या फ्रॉड से मिला है, और फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, या तो तुम्हें इस तरह से मिला है जो तुमने कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन दिया हो, नो पोजेसर और इंडोर्सी who claims through the person who found or so obtained the instrument is entitled to receive the amount thereon from such a maker, acceptor or holder or from any any party prior to such holder unless such a possessor or endorsee is or some person through whom he claims was a holder thereof in due course। देखो इसमें मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें ये लिखा है कि अगर मान लो किसी पार्टी ने, ठीक है, किसी पार्टी ने कुछ गलत तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट ले लिया था और उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया था,
ठीक है, और उसने जिस पर्सन को ट्रांसफर किया था उसे इस बारे में नहीं पता था कि इसने गलत तरीके से ये डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया है। तो वो तो देखो भाई वो तुम्हारा गुड फेथ वाला बन जाएगा। तो जब वो गुड फेथ वाला बन जाएगा इट मींस कि उसके पहले वाले जितनी भी पार्टीज हैं वो उसे पे करेंगे, चाहे वो मेकर हो, एक्सेप्टर हो, चाहे होल्डर हो, वो यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। अनलेस सिर्फ एक ही केस में ऐसा नहीं होगा, जब पता चले कि भाई ये भी मिला हुआ है, यानी जिस पर्सन ने बाद में लिया है ना डॉक्यूमेंट, अगर वो भी मिला हुआ है तो ऐसे केस में नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल डिलीवरी। देखो कभी कभी कैसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट डिलीवर करते हैं उसमें कोई कंडीशन होता है, तब क्या होगा, इफ अ बिल और नोट, ध्यान से समझना, कोई बिल हो या नोट हो is negotiated to holder in due course, the other parties to the instrument cannot avoid liability on the ground that the delivery of the instrument was a conditional or for a specific purpose only। या ऐसे बोल दे भाई ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही था, ये बात बोल के वो डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक डॉक्यूमेंट लिखा, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट लिखा और बोला कि तुम भाई इसको डिस्काउंट करवा सकते हो। ठीक है, इसने क्या बोला था कि इसको तुम डिस्काउंट करवा सकते हो, बैंक से जाके पैसे निकाल सकते। और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया, वही डॉक्यूमेंट मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया। अब कंडीशन क्या था कि भाई डिस्काउंट करवा सकता है, लेकिन इसको नहीं करवाना है, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता मैंने तो डिस्काउंट करवाने के लिए बोला था, ये मैंने कंडीशंस रख दी थी कि तुम्हें जाके डिस्काउंट करवाना पड़ेगा, नहीं ऐसा बोल के वो डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये राइट भी अवेलेबल है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हमारा पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, एवरी होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो होल्डर्स होते हैं, एवरी होल्डर, जितने भी होल्डर होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। तो ये किस पर्सपेक्टिव में ये बात बोल रहा है उसका यहाँ पे देखो लिखा है, द लॉ प्रेज्यूम्स दैट एवरी होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब ये है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट होता है, हम जितनी बार इंडोर्समेंट करते हैं, यानी जितनी बार हम किसी और को देते हैं, तो उसके बीच में जितने भी होल्डर्स क्रिएट होते हैं वो सभी लोग क्या बन जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएंगे। ऑल्दो द प्रिजम्पशन इज रिब्यूटेबल। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी इस बात को हम रॉन्ग साबित कर सकते हैं, मतलब इसको गलत ठहरा सकते हैं। गलत ठहराने का मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक ट्रांजेक्शन किया है और उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बनाया था जिसमें एक मिस्टर ए था और एक मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था, ध्यान से समझना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था, और यहाँ पे ए है और सॉरी यहाँ पे जो है पर्सन ए और बी ये दो ही लोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही बात बोला है कि अगर मान लो आगे कोई और पर्सन कनेक्टेड नहीं है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई सी होता तो ये जो हमारा सी है ये बन जाता होल्डर ड्यू कोर्स, लेकिन यहाँ पे सी है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मिस्टर बी है वो भी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन उसके लिए उसको वो बातें प्रूफ करनी पड़ेगी। कौन सी बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी, वो 3 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स होना जरूरी है अगर किसी भी पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है तो। ठीक है, अगर ये 3 बातें ये प्रूफ कर देता है तो ही माना जाएगा, अदरवाइज देखो यहाँ पे लिखा है ऑल दो द प्रिजम्पशन इज रिब्यूटेबल, अदरवाइज उस बात का विरोध कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्सन जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता है। अब क्वेश्चन ये कौन सी 3 बातें हैं, तो मैंने कहा था कि 3 पॉइंट होना जरूरी है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है कंसिडरेशन, दूसरा पॉइंट है कि बिफोर मैच्योरिटी, और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गुड फेथ में मिलना चाहिए, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें मिला है वो गुड फेथ में मिला है, ये जरूरी है। तो ये बात ये मिस्टर बी को प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। इसी के साथ अगर आगे भी कोई पर्सन होता है, जैसे ये मिस्टर सी आ गया, तो मिस्टर सी तो हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, राइट। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि जितने भी होल्डर होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, जितने भी हम इंडोर्समेंट करते हैं उसमें जितने भी होल्डर्स बनते हैं वो सभी के सभी क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जा सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला है, स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला, स्टॉपेल। तो सबसे पहले स्टॉपेल का मतलब समझो क्या होता है। देखो स्टॉपेल का मतलब ये होता है कि अगर शुरू में तुमने कोई बात बोल दी है तो उस बात को तुम बाद में जाके यानी फ्यूचर में जाके डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तो बाद में ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद जब पैसे देने की बात आए तो मैं मना कर दूं, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था।
था। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी, यानी कि जो ओरिजिनल वैलिडिटी के लिए तुम बोल रहे हो कि भाई ये तो ओरिजिनल है ही नहीं या वैलिडिटी ये वैलिड नहीं है, उस बात को तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा है, नो मेकर, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, नो मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट एंड नो ड्रॉवर, यानी मेकर हो या ड्रॉवर हो, ड्रॉवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एंड नो एक्सेप्टर, यानी तीन बात की गई है, ना मेकर, ना ड्रॉवर और ना ही एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर सेल इन अ शूट देयर ऑन बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स बी परमिटेड टू डिनाइड। मतलब क्या बोला, ये जो तीन लोग हैं, ठीक है, यानी जितने भी लोग इसके अंदर आते हैं, बी परमिटेड टू डिनाई, ठीक है, be permitted to deny the validity of instrument as originally made or drawn। It means कि ये पर्सन लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो ओरिजिनली नहीं है, मतलब ओरिजिनल नहीं है या उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं तो बेटर क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर ए जो बिल का मेकर है, यानी जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मेकर है, और उसी के सामने एक है मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी है वो यहाँ पे कौन है, पेई है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, पेई है, समझ लो ऐसा ड्रॉई है, और पेई कोई और पर्सन भी बन सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको पेई मान लेता हूं। तो अब मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर बी को यहाँ पे कोई बिल दिया है, ऐसा समझो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे क्लियर करते हैं कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और इसको एक काम करो, पेई नहीं बोलते हैं हम, इसको क्या क्लियर बोलते हैं, ड्रॉई, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये कोई ड्रॉई है, और इसने बाद में क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को, यानी जो पेई है उसको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, और ये आ गया हमारा सी। अभी ध्यान से समझना, इसको बिल दिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बाद में यहां से इसने पेई को दे दिया है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि मिस्टर सी ने, अभी ध्यान से समझना कि मिस्टर सी ने, ये जो पेई है उसने क्या किया है, यहां पे किसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना दिया है, ठीक है, यानी मान लो मिस्टर डी को दे दिया है ये डॉक्यूमेंट, और जब मिस्टर, जैसे ही उसने मिस्टर डी को ट्रांसफर किया, वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। ये हमें पता है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी को, यानी किसी और पर्सन को, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है तो वो पर्सन बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या है, इट मे बी पॉसिबल कि इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो विदाउट कंसिडरेशन, यानी नो कंसिडरेशन है, ध्यान से समझना क्या है, नो कंसिडरेशन है। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, इट मींस कि इनके बीच में वैलिड सही नहीं है। तो अब ये जो है मेकर, वो यहाँ पे जाके, यानी मिस्टर डी के पास जाके ये बात नहीं बोल सकता है कि भाई तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो, तुम मैं पेमेंट नहीं करूंगा। वो ऐसे ही बात को डिनाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो सभी वैलिड थे, ठीक है, इनके बीच में वैलिड था कि नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आगे बात गई तो ये डिनाई नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे यही बात बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अ माइनर कैन स्टिल टेक अ प्ली ऑफ माइनॉरिटी इन डिफेंस, लेकिन एक माइनर जो होता है अपनी माइनॉरिटी को डिफेंस में ले सकता है, कि वो साबित कर देगा भाई जब ये सब हुआ था तब मैं माइनर था, तो मुझे इस सब बारे में पता नहीं था, इन लोगों ने साइन करवा के दे दिया था, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, देयर इज अ नो लायबिलिटी, क्या बोला है, देयर इज अ नो लायबिलिटी इन केस ऑफ सिग्नेचर इज फोर्ज्ड। लेकिन अगर मान लो कि जो सिग्नेचर है वो डुप्लीकेट है, कॉपी पेस्ट करके किसी ने और करके दिया है, तो ऐसे केसेस में भी जो मेकर है वो डिनाई कर सकता है कि ये भाई ओरिजिनल नहीं है या इसकी वैलिडिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये डिनाई करने की बात आई तो क्लियरली मना कर दिया कि भाई तुम डिनाई नहीं कर सकते अब। लेकिन अगर वो माइनर है, ये जो मेकर है, अगर प्रूफ हो जाता है कि भाई ये तो माइनर था जब बिल बना था, ठीक है, या तो जो सिग्नेचर हुआ है वो क्या फोर्ज्ड है, तो ऐसे केसेस में ये बच सकता है पेमेंट से, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11। अब 11 में देखो क्या लिखा है, स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्स। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉपेल अगेंस्ट, किस बात के लिए रोक रहे हो, देखो स्टॉपेल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई तुम किसी बात से डिनाई कर रहे हो। अब किस बात से डिनाई कर रहे हो, अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, पेई टू इंडोर्स, मतलब जो पेई है हमारा, जो पैसे रिसीव करने वाला है, उसकी कैपेसिटी के बारे में तुम बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, नो मेकर, ध्यान से समझना, नो मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट,
no acceptor of a bill of exchange payable to order sell in a suit thereby a holder in due course be permitted to deny the pay's capacity। क्या बोला, अगर सूट होता है यानी केस होता है तो ऐसे पॉइंट में तुम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पेई है उसकी कैपेसिटी नहीं है एट द डेट ऑफ द नोट और बिल और सॉरी और टू इंडोर्स द सेम। ठीक है, यानी इंडोर्स करने की जब बात आती है तुम ऐसे केसेस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है अगर उसको कुछ भी मिलता है तुम वहां पे आके पेई के कैपेसिटी को डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू अगर करता हूं, ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, जैसा ये सिचुएशन दिया है सेम वैसे ही समझो कि एक ए है और एक बी है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने बी को बिल लिखा था, बाद में वो ट्रांसफर कर दिया मिस्टर सी एज अ पे। ठीक है, फिर मिस्टर सी ने क्या किया, वो बिल ट्रांसफर कर दिया मिस्टर डी को। अब मिस्टर डी जो थे वो बन गए होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो पेई होता है, सॉरी जो यहाँ पे मेकर है, एक्सेप्टर है, ठीक है, ऐसे लोग बाद में आके ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो मिस्टर सी है ना, मिस्टर सी जो है वो इनकेपेबल है। ठीक है, क्या बोले कि मिस्टर जो सी है वो तो इनकेपेबल है, तो वो कैसे किसी और को बिल ट्रांसफर कर सकता है। तो इस बात को लेके मुद्दा बना के तुम कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, मतलब डिनाई नहीं कर सकते पेमेंट करने से। यही बात बोला है कि अगर यही इनकेपेबल है तो इसने इसको कैसे दिया, ऐसा नहीं बोल सकते तुम, तुम्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को। तो यहाँ पे यही बात बोला है कि तुम ऐसा बोल के खुद को ऐसे पेमेंट करने से बचा नहीं सकते हो। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे, सॉरी पॉइंट नंबर 11 था, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 12, स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी टू इंडोर्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है, स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी, यानी जो जितनी पहले की पार्टीज हैं उनकी कैपेसिटी को रोकना। कैसे, देखो, नो इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ सूट thereon by subsequent holder be permitted to deny। देखो इसमें क्या बोला है, नो इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ सूट thereon by subsequent holder। देखो जितने भी इंडोर्सर्स होते हैं अगर कुछ केसेस होते हैं तो वहां पे यानी आगे के जाके वो डिनाई नहीं कर सकता कि द सिग्नेचर, यानी जो सिग्नेचर है और द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी प्रायर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो सिग्नेचर है या जो पॉइंट है उस बात को लेके वो वहां पे डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई ये सब तो ओरिजिनल है ही नहीं, मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब मेरी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल के वो बच नहीं सकता है, यानी जो भी पार्टीज हैं वो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, इसमें क्या बोला है, ट्रांसफरी फ्रॉम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इसमें देखो क्या बोला है कि अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हु डिराइव्स टाइटल फ्रॉम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज द राइट देयर ऑन दैट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब इसमें ये बोला है कि जो ट्रांसफर होता है, मान लो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने किसी और पर्सन को ट्रांसफर किया, तो जो लास्ट वाला पर्सन है उसके पास भी सेम पावर होगी जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लो मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, ठीक है, फिर मिस्टर बी ने क्या किया था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी को दिया था और वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद दिया था। इसका मतलब ये है कि मिस्टर सी जो है वो बन गए होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर मिस्टर सी ने क्या किया कि वही डॉक्यूमेंट बाद में मिस्टर सी ने मिस्टर डी को दे दिया था। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट क्या था, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को दे दिया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिस्टर डी भी क्या बन गए, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गए, और जैसे राइट इसके पास अवेलेबल थे वैसे ही राइट इसके पास भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये भी क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यही बात इसमें बोला है कि इसके राइट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आगे बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे बात किया है कि विदाउट कंसिडरेशन, तो हमें पता है कि विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो तो वैलिड ही नहीं होता है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अलाउड नहीं है, ये वॉइड होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ठीक है, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है और एक्सेप्टेड है और ट्रांसफर्ड विदाउट विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रॉ किया है, बनाया है, एक्सेप्ट किया या ट्रांसफर किया है, ये चारों ही केस में अगर कोई यहाँ पे
ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है। और यही बात जो है सेक्शन नंबर 25 इंडियन एक्ट में बोला है कि एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, मींस कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब कैंसल माना जाता है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, हाउएवर, लेकिन फिर भी, व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट्स इनटू द हैंड्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में जाता है, तो ऐसे केसेस में ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑन इट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। देखो वो ऐसा बोला है कि फिर भी वो किसी भी पार्टी से जो है, यानी जो प्रायर पार्टीज हैं उनसे वो रिकवर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल देता हूं तो पॉइंट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मिस्टर ए है, तो यहाँ पे मिस्टर बी है, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, समझ लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया था, यहाँ पे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ गिफ्ट में दिया था, ठीक है। तो अब गिफ्ट में दिया है तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन, है ना, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी, लेकिन अगर मिस्टर बी ने यही नेगोशिएबल किसी अदर पर्सन को दे दिया, ठीक है, मान लो मिस्टर सी को दे दिया, ठीक है, मिस्टर सी को दे दिया है, और ये जो मिस्टर सी है ये बन गया है होल्डर इन ड्यू कोर्स, और इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई की है। सारी कंडीशंस का मतलब वो जो तीन बातें हैं उन तीनों पॉइंट्स को इसने सेटिस्फाई किया है। तो ऐसे केसेस में जो ये लोग हैं ये डिनाई नहीं कर सकते, मिस्टर ए जो है वो ये नहीं बोल सकता देखो भाई सामने वाला जो पार्टी है यानी मिस्टर बी है, इससे तो मैंने कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं था, ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे ही दिया था, या मान लो रखने के लिए दिया है, चलो ये गिफ्ट को साइड में कर देते हैं, ऐसे मान लो कि रखने के लिए दिया था या ऐसे ही दिया था सेफ्टी के तौर पे, तो कोई कंसिडरेशन जब था ही नहीं तो मैं इसको पैसे क्यों दूं। तो यहाँ पे ये बात डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टर सी जो है उसने तीनों चीज यानी जो भी रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए, यानी ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसने वो जो डॉक्यूमेंट है उसने हासिल किया है। मतलब स्टार्टिंग के तो जो तीन रूल है उन तीनों रूल को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट हासिल किया है। सो ऐसे केस में ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ये सही माना जाएगा और इसको जो है वो पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे आके डिनाई नहीं कर पाएगा कि भाई कंसिडरेशन नहीं है तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा टोटल 14 पॉइंट्स। अब इसमें अगर अभी कोई डाउट है तो बोलो।